तो देखिए भाई, लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग करा था। आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण समझाता हूँ, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए जैसे फॉर एन एग्जांपल आपसे मैं कहता हूँ कि एक कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग है जिसका मुझे टाइम पीरियड निकालना है। मान लीजिए यहाँ पर हमारी स्प्रिंग जो है वो इस तरीके से है, हमारी ये स्प्रिंग है। तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट हमारा k/2 है। कितना है? k/2। एक दूसरी स्प्रिंग है इसी के साथ अटैच्ड है और उसका स्प्रिंग कांस्टेंट भी k/2 है। ठीक है, यहाँ पर एक स्प्रिंग है, तीसरी स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है और यहाँ पर एक ब्लॉक लगा हुआ है जिसका मास m kg है। मास कितना है? m kg। तो m kg का हमने इस पर एक ब्लॉक सस्पेंड करा दिया और इसके बाद अब हमने क्या करा कि यहाँ पर एक और स्प्रिंग लगाई जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो 2k था। कितना था? 2k। आपसे कहता है फाइंड द टाइम पीरियड, फाइंड द टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड पता करना है, स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन है, तो आप ध्यान से देखो ये दोनों स्प्रिंग कैसी नजर आ रही हैं? सीरीज में। और उसके बाद ये दोनों और ये तीसरी, ये तीनों आपस में क्या है? पैरेलल। ठीक है ना भाई, जितनी स्प्रिंग डायरेक्ट कनेक्टेड होती हैं वो आपकी पैरेलल कनेक्टेड होती हैं। तो जैसे मान लो ये स्प्रिंग A है, स्प्रिंग B है, स्प्रिंग C है और स्प्रिंग क्या है? D। तो मैं सबसे पहले लिखूंगा स्प्रिंग A एंड B आर इन व्हाट? सीरीज। आर इन व्हाट? सीरीज। अब चूंकि ये सीरीज में है तो 1/k1 या 1/ka कर देता हूं, वो 1/k/2 प्लस 1/k/2 यानी कि 1/ka कितना आ गया? 2/k प्लस 2/k। हुआ कि नहीं हुआ? 2/k प्लस 2/k कितना हो जाएगा? 4/k। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4/k, यानी कि ka कितना आ गया? k/4। क्या आ गया? ka आ गया k/4। मेरी बात समझ गए? अब उसके बाद ये सारी स्प्रिंग कैसे हो गई? पैरेलल हो गई। तो मैं लिखूंगा कॉम्बिनेशन ऑफ A एंड B कॉमा C एंड D आर इन व्हाट? पैरेलल। आर इन व्हाट? पैरेलल। और अगर ये पैरेलल हैं तो K नेट इज इक्वल टू हो जाएगा KA प्लस KC प्लस KD, यानी कि k/4 प्लस K प्लस 2K प्लस व्हाट? 2K। सबको सीरीज जोड़ दिया मैंने, तो 4 एलसीएम लूंगा तो कितना आ जाएगा? 13k/4। तो k नेट मेरा आ गया 13k/4। आया कि नहीं आया? अब अगर k नेट 13k/4 आ गया तो टाइम पीरियड कितना होगा? टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है नाउ टाइम पीरियड t इज इक्वल टू होता है 2π√m/k। होता है कि नहीं होता है? तो m/k नेट हो जाएगा, यानी कि t इज इक्वल टू 2π√m और k की जगह कितना आ जाएगा? 13k/4। 4 ऊपर चला जाएगा तो t इज इक्वल टू 2π√4m/13k। 4m/13k इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ आया कि नहीं आया? आपको बस हाँ 4 को बाहर ले जाइए तो 4 2 8 हो जाएगा। तो t इज इक्वल टू 8π√m/13k। हाँ 4π√m/k हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? समझ आया कि नहीं आया? लिख लीजिए जरा इसे फटाफट। तो देखिए आपने स्प्रिंग पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल देखा। अब एक और ये एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है, बड़ा अच्छा है, और ये न्यूमेरिकल आपका है ऑसिलेशन ऑफ लिक्विड इनसाइड अ यू शेप ट्यूब। हेडिंग डालिए, ऑसिलेशन ऑफ लिक्विड इनसाइड अ यू शेप्ड ट्यूब। ऑसिलेशन ऑफ लिक्विड इनसाइड अ यू शेप्ड ट्यूब। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान समझिएगा और थोड़े से मुश्किल हैं इनको समझना, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले बहुत ध्यान से
मेरी बात को सुनिएगा, क्योंकि ये न्यूमेरिकल समझने में बहुत डिफ़िकल्ट है और अगर आपको इन्हें याद करना है, इनमें से कोई एक न्यूमेरिकल आपका 3 नंबर का ज़रूर आएगा और उसके लिए आपको इसको बहुत ध्यान से समझना ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप ज़रा ध्यान से देखिए, मान लीजिए मैंने इस लिक्विड में, इस कंटेनर में, कोई आया क्या? अच्छा, इस कंटेनर में मैंने एक लिक्विड फिल करा है और उस लिक्विड की डेंसिटी रो है। क्या है? रो। मैंने इस कंटेनर में, इस यू शेप ट्यूब में एक लिक्विड फिल कर दिया और उस लिक्विड की डेंसिटी हमारी जो थी वो रो थी। अभी आप एक बात बताओ, मेरा ये यू शेप ट्यूब दोनों तरफ से ओपन है, यहाँ से भी एयर आ रहा है और यहाँ से भी एयर है, तो दोनों तरफ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर आएगा, तो दोनों तरफ लिक्विड का लेवल क्या होगा? सेम। इस यू शेप ट्यूब में दोनों तरफ लिक्विड का लेवल क्या बना रहेगा? सेम बना रहेगा। मेरी बात क्लियर है? अच्छा, अभी किसी प्रकार का कोई ऑसिलेशन नहीं है। अब आप इमेजिन करिए ये एक लो डेंसिटी लिक्विड है, लाइक स्पिरिट, मतलब एक ऐसा लिक्विड जिसकी डेंसिटी बहुत कम है, क्योंकि हाई डेंसिटी लिक्विड में आपको ऑसिलेशन थोड़े कम देखने को मिलेंगे या हो सकता है आपको ना ही देखने को मिले। तो लो डेंसिटी एक लिक्विड है। अभी मान लो मैंने एक पंप से, किसी पंप से एक तरफ इसको प्रेस किया, मतलब एक पंप मैंने यहाँ सक्शन पंप लगाया, उसे प्रेस किया, तो ये लिक्विड इधर से किधर जाएगा? नीचे। इधर से किधर जाएगा? ऊपर। अच्छा, अब जैसे ही अब एक तरफ लिक्विड का लेवल चला गया नीचे, पहले दोनों को लेवल बराबर था, फिर इस तरफ आपने एक सक्शन पंप लगाया और लिक्विड को, यानी इसके अंदर जो लिक्विड फिल करा था उसे प्रेस किया, तो प्रेस किया तो भैया ये लिक्विड गया नीचे। अब इधर अभी लेवल बराबर है, अब जब ये नीचे जाएगा तो ये किधर जाएगा? ऊपर। लेवल में डिफरेंस आ जाएगा। अब आप जैसे ही सक्शन पंप हटाओगे दोबारा लिक्विड किधर जाएगा? नीचे, और इस तरह से ऑसिलेट करेगा। स्टेबल होने से पहले ऐसे ऐसे ऑसिलेट। मेरी बात समझ गए? सिचुएशन क्या हो रही है? आपने एक तरफ, पहले दोनों तरफ लेवल सेम था, आपने इधर एक सक्शन पंप लगाया, तो इधर से लिक्विड पर आपने जब प्रेशर अप्लाई करा तो लिक्विड गया नीचे। लिक्विड किधर गया? नीचे। अब ये लिक्विड नीचे जाएगा तो ये लिक्विड किधर जाएगा? ऊपर। और एक सर्टेन आपने लेवल में डिफरेंस मेंटेन कर दिया, वाई लेवल का जो भी आपने था। और जैसे ही आपने लिक्विड, अब सक्शन पंप हटाया तो इधर कॉलम ऊपर चला गया है, इधर कॉलम किधर गया? ऊपर। और इधर किधर है? नीचे। अब ये कॉलम इधर किधर की तरफ लाएगा? लिक्विड को नीचे। तो अब लिक्विड ऐसे यू शेप ट्यूब में ऐसे 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 करते करते फिर स्टेबल होगा। तो इस ड्यूरेशन में जब वो ऑसिलेशन कर रहा था तो वो एसएचएम परफॉर्म कर रहा है। क्या परफॉर्म कर रहा है? और उसी का हमें टाइम पीरियड यहाँ पर निकालना है। क्या निकालना है? टाइम पीरियड। तो सब, अब टाइम पीरियड कैसे निकाला? पहले दोनों तरफ लेवल क्या था बच्चों? सेम। क्यों लेवल सेम था? कारण क्या था? क्योंकि दोनों तरफ से ओपन एंड था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, इधर से भी पीए प्रेशर, इधर से भी पीए प्रेशर, तो दोनों तरफ हमारा लेवल सेम बना हुआ था। दोनों तरफ लेवल क्या बना हुआ था? सेम। अब मान लो कि जो नेचुरल लेंथ है लिक्विड कॉलम की, इन सबको लिखने की जरूरत नहीं है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ट्यूब का आपका ए है, तो हमारा जो नेचुरल लेंथ है बच्चों, वो नेचुरल लेंथ लिक्विड की अभी दोनों तरफ एल थी। क्या थी? एल। मतलब जो भी लिक्विड कॉलम बना इस यू शेप ट्यूब के अंदर, उसकी टोटल लेंथ बच्चों एल थी। टोटल लेंथ कितनी थी? एल। जो भी मेरा कॉलम यहाँ पर बना है उसकी टोटल लेंथ कितनी है बच्चों? एल थी। एल थी कि नहीं थी? तो अगर मैं यहाँ पर सबसे पहले कैलकुलेशन करूँ कि मास ऑफ लिक्विड कॉलम कितना होगा, बताओ। मास ऑफ लिक्विड कॉलम, मास ऑफ लिक्विड कॉलम कितना होगा? अगर मैं लिक्विड कॉलम के मास की बात करूं तो मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, और वॉल्यूम होता है एरिया इनटू लेंथ। वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इनटू लेंथ। क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है? ए। लेंथ कितनी है? एल। यानी मास हमारा आ गया ए एल रो। क्या आ गया? ए एल रो। ये हमारा मास ऑफ लिक्विड कॉलम आ गया। जो भी हमने इसके अंदर लिक्विड फिल करा वो लिक्विड कॉलम हमारा ए एल रो मास का है। कितने मास का है? ए एल रो, जहां पर रो लिक्विड की डेंसिटी है। मेरी बात समझ गए? अब देखो हुआ क्या, ये लेंथ हेल्थी समझ आ गया ना। अब इसका काम खत्म हो गया, मैं इसको हटाता हूं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी आप देख रहे हैं कि यहां पर अभी लिक्विड का लेवल यहां तक था कि नहीं था? ये हमारा लिक्विड का लेवल यहां तक था और बिल्कुल ठीक सामने यहां पर भी लेवल था। क्यों? क्योंकि अभी दोनों तरफ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ रहा था। क्या आ रहा था? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब आपने इधर से सक्शन पंप से लिक्विड को प्रेस किया तो लिक्विड किधर जाएगा? इधर नीचे। अब मान लो यहां पर नीचे जाना शुरू करता है। अब यहां पर वो नीचे जाके लिक्विड कॉलम यहां तक पहुंच जाता है, यहां तक, यानी कि आपका कॉलम यहां पहुंच गया। मेरी बात समझ गए? अगर ये कॉलम यहां से यहां पहुंच गया है, मतलब आपका जो लिक्विड था उसका लेवल यहां से नीचे की तरफ गया, क्योंकि आपने सक्शन पंप से प्रेस करा, और ये लेवल मेरा जो था ये y डिस्टेंस नीचे गया। कितना डिस्टेंस नीचे गया? y। अगर y डिस्टेंस नीचे गया तो यहाँ कितना ऊपर जाएगा? यहाँ y डिस्टेंस ऊपर चला जाएगा भाई।
अरे जाएगा कि नहीं जाएगा? तो y डिस्टेंस यहाँ पर लिक्विड कॉलम ऊपर आ गया। अब अगर यहाँ पर लिक्विड कॉलम y डिस्टेंस ऊपर आ गया, मान लीजिए कॉलम अब यहाँ पहुँच गया, तो मैं इसको थोड़ा सा लाइट कर दे रहा हूँ, मतलब समझ आ रहा है कि ये इनिशियल है और वो क्या है? फाइनल। ये इनिशियल लेवल था यहाँ पर ऐसे, ये इनिशियल लेवल था और ये भी इनिशियल लेवल था, और फाइनली हमारा लिक्विड का कॉलम यहाँ पर पहुँच गया। बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है? तो ये कॉलम यहाँ से y डिस्टेंस नीचे गया, तो ये y डिस्टेंस किधर जाएगा बच्चों? ऊपर। तो अगर ये y डिस्टेंस ऊपर गया, तो अब आप बताओ इस एंड और इस एंड के बीच में टोटल सेपरेशन कितने की हो गई? 2y। कितने की हो गई? 2y। भाई देखो ये y ऊपर गया और ये y किधर गया? नीचे। तो फाइनल सिचुएशन में हमारी लिक्विड का लेवल यहाँ पहुंचा, इस एंड पर यहाँ पहुंचा है लेवल, और इस एंड पर यहाँ पहुंचा है, तो दोनों लेवल के बीच का सेपरेशन आपको कितना नजर आ रहा है? 2y। कितना नजर आ रहा है? हुआ कि नहीं हुआ? तो अब आप बताइए कि जैसे ही आप यहाँ से सक्शन पंप हटाएंगे तो लिक्विड इसके अंदर क्या करेगा? किस तरफ से पहले नीचे जाएगा? आप इधर से कॉलम को ले गए ऊपर, कॉलम को किधर ले गए? ऊपर, और सबसे पहले यही कॉलम किधर जाएगा? यानी आपने डिस्प्लेसमेंट इधर कराया, तो जो 2y कॉलम मेंटेन हुआ है, कौन सा कॉलम मेंटेन हुआ है? ये जो 2y लेवल में डिफरेंस मेंटेन हुआ है, ये वाला लिक्विड कॉलम जो आप देख रहे हैं इधर की तरफ, ये जो पूरा 2y लेंथ का मेंटेन हुआ है, यही कॉलम का वेट इसको किधर प्रेस करेगा? नीचे। यानी कि यहां पर कौन एक्ट कर रहा है रीस्टोरिंग फोर्स की तरह? वेट ऑफ 2y, वेट ऑफ लिक्विड कॉलम ऑफ हाइट 2y। मतलब कि अब आप मेरी बात समझे, पहले लिक्विड का लेवल यहां था और यहां था, आपने सक्शन पंप से यहां लेवल को नीचे डिप्रेस्ड करा, तो ये सपोज y नीचे चला गया। अगर ये y नीचे गया तो ये y किधर गया? ऊपर। तो अगर ये y नीचे, ये y ऊपर, तो फ्री एंड के बीच की सेपरेशन कितनी हो गई? मतलब यहां पर अगर आप देखो तो ये जो कॉलम हमारा यहाँ पहुंचा है और दूसरा हमारा एंड यहाँ पर पहुंचा है फाइनल वाला, तो अब आप बताइए दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 2y। तो ये जो 2y कॉलम का वेट नीचे की तरफ आ रहा था, ये क्यों आया? क्योंकि आपने कॉलम को इधर ऊपर राइज करा, तो जितना लेवल ऊपर राइज कर गया उसका वेट किधर की तरफ एक्ट हुआ? नीचे की तरफ। आपने डिस्प्लेसमेंट कराया किधर? अपवर्ड, वेट किधर आया? डाउनवर्ड। तो रिस्टोरिंग फोर्स कौन है? वेट ऑफ लिक्विड कॉलम ऑफ हाइट 2y। तो यानी कि मैंने आपको बताया था कि जब भी हमें SHM प्रूफ करना होता है तो पहले देखना होता है कि हमारा कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है रीस्टोरिंग फोर्स के लिए, और मैंने आपको बताया था कि कोई भी फोर्स हमारा रीस्टोरिंग फोर्स की तरह काम कर सकता है। तो यहां पर आपको क्या नजर आया? कौन काम कर रहा है? वेट ऑफ लिक्विड कॉलम, वो भी कितनी हाइट का? 2y हाइट का। तो 2y हाइट का लिक्विड कॉलम का वेट रीस्टोरिंग फोर्स की तरह हमारा यहां पर काम कर रहा है। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुई? तो हमें रीस्टोरिंग फोर्स हमारा मिल गया। अब शायद उम्मीद है कि हम अपने टाइम पीरियड को कैलकुलेट कर पाए। तो हम लोग यहां लिखेंगे क्या कि हेयर वेट ऑफ लिक्विड कॉलम ऑफ हाइट व्हाट? ऑफ हाइट 2y एक्ट एज व्हाट? एक्ट एज रीस्टोरिंग फोर्स। एक्ट एज व्हाट? रीस्टोरिंग फोर्स। हमें साफ साफ पता चल गया कि यही रीस्टोरिंग फोर्स की तरह काम कर रहा है, और अगर यही रीस्टोरिंग फोर्स की तरह काम कर रहा है तो इसी की वजह से हमारा SHM परफॉर्म होगा। यानी कि यहां पर हमारा रीस्टोरिंग फोर्स F इक्वल टू हो गया माइनस ऑफ वेट ऑफ व्हाट? 2y हाइट कॉलम। 2y हाइट कॉलम। समझे कि नहीं समझे? अरे हुआ कि नहीं हुआ भैया? अब वेट कैसे निकालते हैं? मास इंटू ग्रेविटी। वेट का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू ग्रेविटी। अरे होता है कि नहीं होता है? वेट का तो एक ही फॉर्मूला मास इंटू ग्रेविटी, यानी माइनस mg हो गया। अब मास कितना होता है? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। मास क्या होता है? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी। और वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू हाइट। तो अब आप बताओ एरिया कितना है हमारा? एरिया है a। हाइट कितना है? 2y इंटू रो इंटू जी। अरे मेरी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? नहीं क्लियर हुआ? ठीक है, तो नाउ इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट बना लेता हूं। इक्वेशन क्या बना लेता हूं? फर्स्ट। आपने समझ गया ना, आपको रीस्टोरिंग फोर्स ढूंढना था, आपको रीस्टोरिंग फोर्स मिल गया। अब हम लोग क्या लिखेंगे? नाउ बाय न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। कौन सा? न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अगर मैं न्यूटन्स का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन लगाऊं बच्चों, तो न्यूटन्स का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? F इज इक्वल टू क्या होता है? m अल्फा। होता है कि नहीं होता है?
और हमने मास कितना निकाला है, AL रो। तो ये यहाँ मैं लिखता हूँ मास ऑफ 2y कॉलम है। अच्छा, यहाँ पर जब आप फोर्स लगोगे आपको तो पूरा आपका पूरे लिक्विड कॉलम का फोर्स देखना है। F क्या होता है, MA, यानी M अल्फा, और मास कितना आया है, AL रो। तो मैं लिखूंगा AL रो इंटू अल्फा। इसे इक्वेशन क्या बना लूंगा, सेकेंड। अब मैं लिखूंगा बाय फर्स्ट एंड सेकेंड। क्या लिखूंगा, बाय फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड को इक्वेट करूंगा तो AL रो इंटू अल्फा इज इक्वल टू माइनस A इंटू 2y इंटू रो इंटू जी। तो रो, हाँ जी, A से A और रो से रो क्या हो गए, कैंसिल। तो ओवरऑल आपका क्या बचा, जरा बताइए क्या रिजल्ट बच रहा है, L इंटू अल्फा इज इक्वल टू माइनस 2g इंटू वाई, माइनस 2g इंटू वाई। तो अल्फा क्या आ जाएगा बताओ, माइनस 2g अपॉन L इंटू वाई। अरे होगा कि नहीं होगा, अब बता 2 की वैल्यू तो काफी समय से 2 आ रही है और g कितना होता है 9.8 और L लेंथ ऑफ लिक्विड कॉलम है, जो कि आप कहीं भी ले जाओ टोटल लेंथ तो कभी नहीं चेंज होगी। वो अगर 10 सेंटीमीटर थी तो कितनी रहेगी, 10 सेंटीमीटर, यानी ये पूरा क्या हो गया, कांस्टेंट। यानी एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट विद नेगेटिव साइन। तो वही सुनहरी कितनी लाइनें आएंगी, 3 लाइन। क्या लिखोगे कि हियर एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट विद नेगेटिव साइन व्हिच शोज दैट liquid column inside the U tube, inside U shaped tube perform what, SHM, perform what, SHM। Also क्या लिखेंगे, also इसको इक्वेशन 2 बना लो, 3। अच्छा, also अल्फा इज इक्वल टू जनरल इक्वेशन क्या होती है, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। इसको इक्वेशन क्या बना लो, 4। इक्वेशन क्या बना लो, 4। तो बाय थर्ड एंड फोर्थ, बाय थर्ड एंड फोर्थ ओमेगा स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2g बाई एल। क्या आ जाएगा, 2g बाई एल। तो ओमेगा क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2g बाई एल। क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2g बाई एल। वी नो दैट, मतलब हम क्या नहीं जान पाए, जीवन का रहस्य कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई बाई ओमेगा। तो ओमेगा की वैल्यू रख दोगे तो क्या आएगा, 2 पाई स्क्वायर रूट एल बाय 2g, 2 पाई स्क्वायर रूट एल बाय 2g। मेरी बात समझ आई कि नहीं आई। तो ये आपका टाइम पीरियड ऑफ लिक्विड इनसाइड द यू शेप ट्यूब आता है। ये आपके एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है ये, ठीक है। तो समझ गए मेरी बात को कि आपको एक यू शेप ट्यूब के अंदर अगर आपने एक रो डेंसिटी का लिक्विड फिल करा है, कभी रो हो जाएगा कभी सिग्मा हो जाएगा, डिपेंड करता हो क्या देते हैं, तो वो आपका एसएचएम परफॉर्म करता है। तो इस प्रकार से इसका ये आंसर आया। मेरी बात समझ गए, तो आप सभी लोग जरा इसे लिख लीजिए।